मेरी शादी हुई तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटी हमेशा अपने पति को खुश रखना, उसे कभी भी शिकायत का मौका मत देना। अच्छी औरतें हमेशा अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाए रखती हैं। माँ की बातों ने मुझे काफ़ी डरा दिया था, पर मैं क्या जानती थी कि मैं वो पहली औरत नहीं हूँ जो अपने पति से डरती हूँ। उससे डरने वालों की लाइन तो काफ़ी लंबी थी और डरने वालों में ज़्यादातर औरतें शामिल थीं। मुझे पहले तो ये लगा कि सब लोग मुझसे जलते हैं, क्योंकि जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी तो एक अजीब किस्सा हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे पति के बजाय एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटी इस आदमी से बचकर रहना, ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक भेड़िया है। मैं इस औरत की बात सुनकर चौंक गई थी। यह आप क्या कह रही हैं? और आप क्या लगती है मेरे पति की? मैंने गुस्से से ये बात कही थी, पर वह औरत मेरे सामने बैठकर रोने लगी। बेटी क्या बताऊं, तुम्हारे पति ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अब इस काबिल भी नहीं रही कि अभी वह ये बातें कर ही रही थी कि बाहर से शोर सुनाई दिया और वह औरत घबराकर उठी और बाहर की तरफ भागी। इतने में मेरा पति गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ वह बूढ़ी औरत तो नहीं आई थी? कौन सी औरत? मैंने अनजान बनते हुए कहा। वही जिसने तुम्हें झूठ बताया होगा मेरे बारे में। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी यह बात सुननी थी कि मेरा पति मेरे पास आया और गुस्से में मेरे सर के बालों को पकड़कर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले ही दिन मुझसे झूठ बोलते हुए। अच्छी तरह जानता हूं कि वह औरत यहाँ पर आई थी, तुमसे बहुत कुछ कहकर गई है, पर तुम उसकी बात छुपा रही हो। क्या लगती है वह तुम्हारी? मैं यह सुनकर और उसका यह व्यवहार देखकर हैरान रह गई थी। मैं दर्द से चिल्लाने लगी, क्या हो गया है आपको? क्या आप वाकई में दरिंदे हैं? वह औरत यही कह रही थी कि तुम्हारा पति एक भेड़िया है। यह सुनते ही मेरे पति के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। हाँ, बस यही तो सुनना चाह रहा था मैं तुमसे, मेरी प्यारी पत्नी। उसका व्यवहार एकदम से बदल गया। आपने इतनी सी बात सुनने के लिए मुझे अपना इतना भयानक रूप दिखाया? मुझे तो वाकई में यकीन हो गया है कि आप एक बहुत ही जालिम इंसान हैं। मेरा पति जोर जोर से हंसने लगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरे बारे में फिलहाल ऐसा ही सोचोगी, पर यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है। यह वही औरत है जिसने मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं, तो अब ये मुझे बिना वजह बदनाम करती फिरती है कि मैंने इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। हालांकि इसने मुझसे रुपयों की चीज़ें ली थी और फिर मुझे पैसे नहीं दिए, तो बदले में मैंने इसकी दुकान से कुछ चीज़ें उठा ली। बस इतनी सी बात है। और यह औरत कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने पर आ गई है। मैं ना आता तो पता नहीं यह तुम्हें क्या क्या अनाप शनाप सुना देती। और वैसे भी मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा अगर आइंदा इसने ऐसी कोई भी बात की। मैंने अपने पति का गुस्सा देखकर उसे समझाया। कहने लगे कि मैं तो सिर्फ इस वजह से यहाँ पर था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी को वो औरत कुछ कह ना दे, और मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अगर तुम यह बात मुझे पहले ही बता देती तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ही मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए तुमने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई। वरना यकीन करो कि तुम्हारी आंख में आंसू लाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और खुशी भी, कि मेरा पति मुझसे वाकई में इतनी मोहब्बत करता है कि किसी औरत को भी मेरे खिलाफ बोलने नहीं देता। इस बात ने मुझे खुश भी किया था और हैरान परेशान भी। लेकिन मेरे पति का अजीब रवैया पहले ही दिन मेरी समझ से बाहर था। मैं उससे डर भी गई थी और उससे मोहब्बत भी करने लगी थी, क्योंकि पति से मोहब्बत करना तो औरत का फर्ज होता है, और मैं भी ऐसी ही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरा पति कमरे में आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वह पहले वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि अब वह एक अलग ही इंसान बन चुका है। मुझे दूध का गिलास पकड़ाकर कहने लगा, ये जल्दी से पी लो, तुम्हें थकान होगी, उतर जाएगी। मैं तो उनके हाथ का दिया जहर भी पी लेती, तो मैंने गिलास लेते ही फौरन उसे गटागट पी लिया था। उसके बाद मेरा पति मुझे मुस्कुराकर देखने लगा। बोला कि तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है तुम मेरी सारी मुश्किलात अब तुम अपने अंदर उतार लोगी, और मैं किसी पंछी की तरह हवा में उड़ता फिरूंगा। अपने पति की बहकी बहकी बातें मेरे दिमाग में तो नहीं समा रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपना भी होश नहीं रहा, क्योंकि मैं जल्दी ही सो गई। आंखों में ना चाहते हुए भी नींद आने लगी। मैं जो बातें अपने पति से करना चाहती थी, जो वादे उनसे लेना चाहती थी, वह नहीं हो पाए थे, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। नींद पर मेरा काबू ही नहीं रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी आंखें बंद होती चली गई। और फिर
कुछ होश ना रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लगता था जैसे कोई बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं उठकर हड़बड़ाकर बैठ गई। सुबह के 10 बज रहे थे। मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई थी। अपना शादी का जोड़ा भी मैंने अभी तक पहना हुआ था। मैं तो भूल ही गई थी कि रात में मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे। मेरी नज़र जब अपने हाथों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरे हाथों की उंगलियों पर काले काले निशान थे। लगता था जैसे कि मैं रात भर अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करती रही हूँ, या मेरे हाथ मिट्टी में या स्याही में सने हुए हैं। कभी लगता था जैसे कि ये खून के जमने की वजह से हुआ है, तो कभी मुझे कोई और शक होता। आखिरकार मैं वापस वॉशरूम में गई, हाथों को धोने की कोशिश की तो वह काली स्याही मेरे हाथों से उतर गई थी। मुझे ये बात अजीब सी लगी कि मेरे हाथों की उंगलियों को क्यों गंदा किया गया। अब जबकि मुझे मेरे पति पर भी शक हो रहा था, कहीं ये सब कुछ उन्होंने तो नहीं किया। पर कोई भी पति अपनी पत्नी के हाथों को क्यों गंदा करेगा। मैं सोचने लगी। मेरे हाथों से बदबू भी आ रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हाथ धोकर मैं बाहर आई तो मेरी नज़रें मेरे पति को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उनको आवाज़ भी दी, लेकिन वह कमरे में थे ही नहीं। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। तुम उठ गई हो? मुझे तो लगा था कि मेरी कोई सेवा पानी करोगी, सुबह उठकर मुझे नाश्ता बनाकर दोगी, पर तुम तो ऐसी सोई। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ के घर सुकून नहीं था, तभी तो तुम मेरे पास आते ही यूं बेहोश हुई, जैसे सालों की थकान उतार रही हो। मेरा पति मुझ पर हंस रहा था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। यह क्या हो रहा है, मैंने दिल में सोचा, पर मैं उससे सवाल भी नहीं कर सकती थी। करती तो वह मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाता कि मैं ही उसे छोड़कर सोई, और उसे सुबह उठकर नाश्ता भी खुद ही बनाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने मेरे आगे डबल रोटी, आमलेट और चाय का कप रखा। ये लो, नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने पति का रवैया देखकर और भी हैरान थी, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी इतनी ज़्यादा मेहनत से ना ही नाश्ता बनाकर दे सकता है और ना ही उसका ख्याल रख सकता है। लेकिन मेरा पति ये सब काम कर रहा था। मुझे लगता था जैसे वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो, और फिलहाल तो वह मुझे ऐसा ही महसूस भी करवा रहा था। मैं नाश्ता करने लगी तो मेरे पति ने मुझे बड़ी ही मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और बोले, चलो अभी मुझे देर हो रही है, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा क्लिनिक जाना बुरा नहीं लगेगा। क्यों, आप क्या डॉक्टर हैं? मैंने पूछा। हाँ डॉक्टर हूँ, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा पति इस शहर का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा डॉक्टर है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मसला होगा तो मैं उसे हल कर दूंगा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जिसे डॉक्टर पति मिला, वरना आजकल तो डॉक्टर लड़के सिर्फ डॉक्टर लड़कियों से ही शादी करते हैं। यह बात मेरी माँ को क्यों नहीं बताई? मैंने पूछा। इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ को यह सब कुछ बताकर किसी भी किस्म का लालच नहीं जगाना चाहता था। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान को हकीकी अंदाज में सोचना पड़ता है। तुम्हारी माँ से मिलकर भी मुझे ऐसा ही लगा था कि उनको थोड़ा बहुत लालच है। अपने एक अच्छे दौलतमंद दामाद की दौलत पर थोड़ा सा हक वह भी जताना चाहती थी। बस इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को अपने डॉक्टर होने के बारे में नहीं बताया, वरना तो ये सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, और मेरे काम में, मेरे स्टाफ में काम करने वाली सभी औरतें मुझसे डरती हैं, जैसे कि मैं कोई भेड़िया हूँ। यह तो मैं तुमसे हंसकर बात कर रहा हूँ, वरना यह किसी किसी को ही नसीब होता है। मैं अपने पति की तो दीवानी ही हो गई थी। मैं यह नहीं जानती थी कि वह इस शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर है। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं उनकी हमेशा वफादार रहूंगी। मैं सारी बातें भूल गई थी। रात को जो भी मेरे साथ हुआ, अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। अपने पति का अजीब व्यवहार भी मेरे दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि एक बात की हकीकत मैं समझ चुकी थी। जब मर्द मोहब्बत करता है तो फिर वह मोहब्बत रचाने का ड्रामा सिर्फ शादी तक ही करता है। शादी के बाद वह सच्ची मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि उसे पत्नी से कोई मतलब नहीं होता, वह उसकी गिरफ्त में होती है। और फिर भी अगर पति मोहब्बत से पेश आए तो यह वाकई में उसकी मोहब्बत होती है। मैं भी बहुत खुश थी। मैंने सोचा अगले ही दिन जाकर माँ को सारी बात बता दूंगी कि मैं इस शादी से खुश हूँ।
माँ को मेरा बहुत डर था कि मैं शादी के बाद अपनी खुशियाँ मना पाऊंगी या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी माँ के घर जाती, मेरे पति ने मुझे एक अजीब बात कही। कहने लगे कि तुम भी मेरे साथ क्लिनिक चलो, तुम बहुत कुछ सीखोगी वहाँ, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक लेडी डॉक्टर के रूप में देखूँ। तुम्हारे पास तो डिग्री भी है, तुमने हाउस जॉब करके गलती की है। अपने पति की यह बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। बात तो ऐसी ही थी, मेरी मेडिकल की पढ़ाई अधूरी रह गई। उसके बाद मैंने और पढ़ाई नहीं की। मैं चाहती तो एक अच्छी डॉक्टर भी बन सकती थी, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने वह काम छोड़कर एक ब्यूटिशियन का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी के सारे खर्चे खुद ही उठाऊं। बाबा के निधन के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा करना ही शुरू कर दिया था। और मेरे पति ने मुझे यकीन दिलाया कि वह मुझे फिर से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे। मेरे पति ने कहा कि वह एक मेडिकल डॉक्टर है और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासकर औरतों की मदद, क्योंकि औरतों को सेहत की सही सहूलियत नहीं मिल पाती। इसी बीच मेरे पति ने एक बार फिर मुझे मेरी माँ से मिलने से मना कर दिया था, जबकि मैं परेशान भी रहती थी। लेकिन वह ऐसी कोई बात कर देते थे कि मेरा वहाँ जाना कैंसिल हो जाता। अभी तक मेरे पति ने मुझे अपने क्लिनिक का रास्ता तो नहीं दिखाया था, लेकिन वह बातें बहुत किया करते थे कि मेरे क्लिनिक में औरतें आती हैं और उन सभी औरतों के इलाज के लिए मुझे अब एक नर्स की ज़रूरत होगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि अक्सर डॉक्टर लोगों की ज़िंदगियों में कोई ना कोई औरत आ जाती है, क्योंकि इस काम में औरतों की अच्छी खासी सैलरी होती है। इसलिए मैं परेशान भी थी। पर मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी कि वह जल्दी ही मेरे कहने पर क्लिनिक को घर में ही खोल लेंगे। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं उनकी वजह से परेशान रहूं, हर वक्त कुड़ती फिरती रहूं और खामखा पूरा दिन उन औरतों के बारे में सोचती रहूं जो मेरे क्लिनिक में आती हैं। अपने पति की इतनी मोहब्बत देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी। उन्होंने कहा कि अब वह बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि औरत मरीजों को घर पर ही लेकर आएंगे, ताकि उनका इलाज भी अच्छे से हो सके और मैं भी कुछ सीख सकूं। पर दिन ब दिन मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। मेरा पति बहुत पैसा कमाता, मेरे पास अक्सर आते तो उनके पास हजारों रुपए के नोट होते। मैं पूछती कि ये कहाँ से आए हैं, तो कहने लगे कि ये वही पैसे हैं जो मेरी उन मरीज औरतों ने दिए हैं, जो बाद में इस घर में आकर ऑपरेशन करवाना चाहेंगी। अपने इलाज के ही पैसे दिए हैं उन्होंने। मैं हैरान थी कि कोई भी अपने इलाज के पैसे एडवांस क्यों देगा। बात मेरी समझ से बाहर थी। खैर, मैंने अपने पति से कह दिया कि ठीक है, औरत मरीजों को मैं देख लूँगी और आप किसी तरह अपने क्लिनिक को यहाँ खोल लें। मेरे पति अक्सर मुझसे हंसते हुए कहते कि अगर मैं किसी औरत में दिलचस्पी लेने लगा तो मुझे मत कहना, इसलिए तुम्हें खुद ही औरतों का इलाज सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सब करते करते मेरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद मेरे पति ने एक नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि ये क्या है। कहने लगे कि यही तो हमारा क्लिनिक होगा, जहाँ पर औरतें आएंगी और तुम उनका इलाज करोगी। मैं इलाज करूँगी? आप किसी लेडी डॉक्टर को भी तो बुलवा सकते हैं जो मेरी मदद करे। मेरी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी नहीं है। मेरी बात सुनकर वे गुस्से में आ गए। हाँ तो क्या हो गया, तुमने कौन सा इलाज करना है? इलाज तो मैं ही करूँगा, लेकिन तुम्हारे काम बहुत सारे हैं जो इस क्लिनिक में तुम कर सकती हो। और वैसे भी मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो। तुम एक बार फिर डॉक्टर बनकर वह सारे जज्बात महसूस करो जो तुम करना चाहती थी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मेरे मरीज इतने हैं कि मैं ना भी कहूँ तो वो सारे के सारे मुझे बिना वजह ही पैसे देकर चले जाएंगे। उनको मैं कुछ भी कहूँ तो वो खरीद लेंगे। मैं अपने पति की बातें सुनकर उनकी और एहसानमंद हो गई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अगले ही दिन मेरे पति ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वह क्लिनिक को हमारे घर में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब बस मुझे उनसे थोड़ा बहुत कुछ काम सीखना होगा। लेकिन उन्होंने मुझसे मेरा हाथ पकड़कर एक वादा लिया। कहने लगे कि तुम कुछ भी हो जाए इस वादे को तोड़ोगी नहीं, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी। कुछ समय में तुम भी पैसे कमाना शुरू कर दोगी, लेकिन तुम्हें इन सारे कानून के ऊपर पाबंद रहना होगा ताकि हमें किसी किस्म का नुकसान ना हो।
कहने लगे कि कुछ भी हो जाए तुम उन मरीज औरतों से बात नहीं करोगी। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे वह इस काबिल नहीं होती। मैं तुम्हें खामखा इन झंझटों में नहीं डालना चाहता। बेहतर है कि तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करना। मैंने कहा मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपने अपनी मोहब्बत मुझे दे दी और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदलने लगी। इस कदर के मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। बस वह जो कहता मैं करती जाती। अब मेरा पति मुझे क्लिनिक में लेकर जाता। वहाँ पर कभी 2 और कभी 3 औरतें होती। मैं उनसे उनकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछती थी। बस उन्हें यही कहती कि आपका इलाज हो जाएगा, या कुछ बातें जो मेरे पति ने मुझे सिखा रखी थी और मैं मना किया था कि मैं किसी से इसके अलावा कोई बात ना करूं। मैं उन औरतों को इंजेक्शन लगाती थी। इंजेक्शन लगाने का तरीका भी मुझे मेरे पति ने ही सिखाया था। वह जब भी घर आते मुझे तरह तरह की दवाओं के बारे में बताते। बस यह एक इंजेक्शन लगाने का काम ही था जो मुझे आता था। मैंने अपनी माँ को इस बात के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन मेरी एक सहेली परेशान हो गई और कहने लगी, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तुम औरतों को इंजेक्शन लगाती हो, क्या तुम्हें पता है कि वह औरतें तुम्हारे पति को किस तरह से जानती हैं? वह यहाँ आती हैं तो तुम उनसे क्या बातें करती हो? मैंने कहा वह तो उन्होंने मुझे मना कर रखा है कि किसी से कोई बात ना करूं, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन अब मैं जानने की कोशिश करूंगी कि वे औरतें कौन सी बीमारी का इलाज करवाने आती हैं। मुझे तो इंजेक्शन का भी नहीं पता जो मैं उन औरतों को लगाती हूँ। मेरी सहेली ने मुझसे वादा किया कि वह मेरी मदद करेगी। खैर अगले दिन मेरी क्लिनिक में वह एक मरीज बनकर आकर बैठ गई। मेरे पति को नहीं पता था कि वह लड़की मेरी सहेली है। एक औरत आई, मैंने उसे इंजेक्शन लगाया। मेरे पति का फ़ोन आया कि ठीक है, सब औरतों को इंजेक्शन लगाने के बाद तुम कमरे में चली जाओ। मेरी सहेली को मैंने उधर ही बैठा रखा था। मैं आज जानना चाहती थी कि कमरे में क्या हुआ होगा, क्योंकि मेरा काम बस इंजेक्शन लगाने तक का था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाती थी। लेकिन अभी यह सब कुछ हो ही रहा था कि घर के बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर को भागी, देखा तो बाहर पुलिस खड़ी थी। मेरी जो सहेली अंदर बैठी थी वह भी हड़बड़ा गई थी। उसने भी अपना नकाब उतार दिया था। आंखों में डर था। मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताऊंगी, और पुलिस को भी मैंने ही बुलाया था। मैं हैरान हो गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर पुलिस आई और मेरे पति को गिरफ्तार करके ले गई। मुझे भी एक लेडी पुलिस कहने लगी कि आपको थाने चलना होगा, क्योंकि आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शिकायतें लगाई गई हैं। मैं समझी नहीं कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि मुझे पुलिस पकड़कर ले जाना चाहती है। खैर मुझे भी थाने ले जाया गया। सारे केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि मेरा पति तो औरतों की हड्डियों के बोन मैरो चुराता था। यहाँ उन्हें वह किसी न किसी बहाने से लेकर आता कि तुम्हारी हड्डियों का बेहतर इलाज करूँगा। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है। उन सारे केसेस को वह घर लेकर आता, फिर उनकी हड्डियों से बोन मैरो निकाल कर दूसरे शहर बेचता था। इन कामों की किसी को कानो कान खबर न हो सकी। क्लिनिक में मौजूद हड्डी के निकाले गए बोन मैरो भी बरामद कर लिए गए। मेरे पति का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया और अदालत ने सजा भी दी। ऐसे में एक मुजरिम के साथ रहना मुमकिन नहीं था, तो मैंने भी उससे तलाक ले लिया। ईश्वर ऐसे लोगों को कभी भी जिंदगी में कामयाबी नहीं देता। एक ना एक दिन वह ज़रूर पकड़े जाते हैं। थैंक यू दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।